कि हमारा जो मीडिया है वो तीन तरह का है। हमारे यहाँ जो हिंदी समाचार पत्र चलते हैं वो तीन तरीके से चलते हैं। एक वो समाचार पत्र हैं जो एक तरह से कॉमर्शियली एडवर्टीजमेंट पर टिके हुए हैं, जिनकी आमदनी का स्रोत विज्ञापन है। दूसरे हैं सरकारी, जिनको सरकारी पैसा मिलता है, सरकारी अखबार, सरकारी मैगजीन्स। तीसरे हैं ऑटोनोमस, जो पब्लिक डोनेशन से चलते हैं। और भारत में तीनों ही तरह का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, डिजिटल हो, वो इन तीनों ही तरीके से चलता है। कॉमर्शियल मीडिया की अगर स्थिति देखें तो वो इस समय बहुत ठीक नहीं है देश में, चूंकि लगातार कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हुआ, लगभग 2 महीने लॉकडाउन को हो गए हैं, और इस 2 महीने की अवधि में लगातार रेवेन्यू अखबारों का कम हुआ है। एडवर्टाइजर नहीं रहा है, मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, ट्रैफिक नहीं चल रहा है, इकोनॉमिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। ऐसी सिचुएशन में अखबारों के जो आमदनी के स्रोत हैं वो लगभग ना के बराबर हो गए हैं। और एक अखबार को निकालने में जो लागत आती है रोजाना, एक अखबार हमारा 16 से 17 रुपए में तैयार होता है, जबकि उसकी जो लागत है 3 से साढ़े, उसकी जो कीमत है जो हम पाठकों से वसूलते हैं वो 3 से साढ़े 3 रुपए होती है। इस तरह से एक अखबार 12-13 रुपए के घाटे का सौदा है। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री इसको रन करती है, एडवर्टीजमेंट के बूते पर रन करती है। जो एडवर्टीजमेंट आता है, जो रेवेन्यू आता है, उसी से एम्प्लॉयज की सैलरी, उसी से मशीनों का खर्चा, उसी से सर्कुलेशन का इंतजाम, पाठकों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है। वो इस समय सिकुड़ करके बहुत छोटा हिस्सा रह गया है। इस तरह से आर्थिक संकट बड़ा झेलना पड़ रहा है मीडिया इंडस्ट्री को। और 1200 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन का पैसा सरकार के ऊपर भी बकाया है मीडिया इंडस्ट्री का। आईएनएस, जो कि 14 भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का एक समूह है, पिछले दिनों सरकार से उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने बात करके कहा था कि उनको कुछ आर्थिक मदद दी जाए, रियायतें दी जाएं। मीडिया इंडस्ट्री का रन करना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, और खास तौर पर प्रिंट का, क्योंकि प्रिंट माध्यम गांव गांव तक जाते हैं, अंतिम छोर तक जाते हैं, ग्रास रूट पर उनकी पकड़ होती है, और आम लोगों का दुख दर्द वो प्रकाशित करके सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उनका सर्कुलेशन कम होता है और वो बंद होते हैं तो एक डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा हमला होगा और डेमोक्रेसी को इससे नुकसान होगा। सरकार ने उनकी बात गंभीरता से सुनी है और ये कोशिशें चल रही हैं कि शायद कुछ राहतें मिलेंगी। कोरोना के इस पीरियड में मीडिया इंडस्ट्री ने अब खुद को सरवाइव करने के लिए बड़े पैमाने पर बदला है। कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि कई पत्रकारों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। कोरोना का संक्रमण पत्रकारों को भी होना शुरू हो गया है। बावजूद इसके पत्रकार दिन रात लगे हुए हैं। कंपनियों ने 3 तरह की व्यवस्थाएं इसके लिए की हैं। कुछ कर्मचारियों को दफ्तरों में बुलाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ रही है, और अधिकतर पत्रकारों को कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि एक सर्टेन प्लेस पर ऑफिस में गैदरिंग ना हो। तो अधिकांश पत्रकार इस समय फील्ड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड से ही डेस्क का काम कर रहे हैं, अपने घरों से कर रहे हैं। उनके वर्किंग आवर्स इस समय बहुत लॉन्ग हो गए हैं। और कई समाचार पत्र समूहों ने इस आर्थिक संकट के चलते सैलरी कट भी उनको करना पड़ा है, बड़े पैमाने पर करना पड़ा है, क्योंकि आर्थिक संकट पूरी इंडस्ट्री के सामने है। पूरे समाज में एक दहशत भी इसको लेकर के फैली जब कोरोना आया, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अखबारों के साथ घरों में कोरोना एंट्री कर जाएगा। तो इस एक चुनौती का सामना भी करना पड़ा। उस भ्रांति को दूर करने में भी 15 दिन अखबारों को लगे। प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने भी अपील की इसको लेकर के कि अखबार से कोरोना नहीं फैलता है। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी भी नहीं आई जिससे प्रूव होता कि अखबार से कोरोना फैल रहा है। तब जाकर के मीडिया इंडस्ट्री अब इस स्थिति में आई है कि सर्कुलेशन थोड़ा पटरी पर आना शुरू हुआ है, प्रसार संख्या थोड़ा बढ़ना शुरू हुई है। लेकिन मीडिया संस्थानों ने, मीडिया समूहों ने इस संकट के काल में भी हाथ नहीं खींचा। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब किसी भी बड़े समाचार पत्र समूह का प्रकाशन बंद हुआ हो। डिजिटल माध्यमों पर चले गए सारे प्रिंट माध्यम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अखबारों की डिजिटली पेजेस तैयार किए गए, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजने का काम शुरू हुआ, फेसबुक पर भेजे गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, और रियल रिपोर्टिंग को बढ़ाने का काम किया मीडिया ने इस पूरे पीरियड में। और इस सब के बावजूद कि रेवेन्यू बहुत जबरदस्त ढंग से प्रभावित हुआ, इस सब के बावजूद भी कई न्यूज एजेंसीज को अपने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज में 40% तक कट करना पड़ा।
कई बड़े समाचार पत्र समूहों के कुछ संस्करण बंद भी हो गए। आपने देखा होगा कि कई कई जिलों के एडिशंस को एक साथ क्लब करना पड़ा। संकट हमारे छोटे अखबारों को झेलना पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि जुगल किशोर जी ने पहला अखबार निकाला, छोटा अखबार था, खुद ही संपादक थे, खुद ही छापते थे, खुद ही बांटते थे, खुद ही भेजने की व्यवस्था करते थे, खुद ही रीडर्स का फीडबैक लेते थे। हमारे देश में इस तरह से निकलने वाले अखबारों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। ऐसे छोटे मझोले अखबारों के सामने इस समय बड़ा संकट है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि मध्य प्रदेश में ऐसे 300 से ज्यादा अखबार बंद हो गए। असली ताकत डेमोक्रेसी की छोटे मझोले अखबार ही होते हैं। बड़े अखबार तो किसी तरह से सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन छोटे समूह के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। उनको सरकार को निश्चित तौर पर एक सहायता देनी चाहिए और इसकी बात सरकार से लगातार चल भी रही है कि उनको सस्ता कागज मुहैया कराया जाए। क्योंकि पूरा मार्केट इस समय क्राइसिस में है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हो रही है पूरे देश में, सब कुछ ठप है। ऐसी सिचुएशन में मीडिया को जो रेवेन्यू है वो बेहद सीमित हो गया है। खर्चों की कटौती करने के लिए दफ्तरों को सिकोड़ना पड़ रहा है। नेशनली मीडिया की स्थिति है ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूरोप सब जगह है। और हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां चूंकि इसलिए ज्यादा बड़ी हैं कि उसका जो पाठक वर्ग है उसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होता है, वो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट से चलती हैं, छोटे छोटे रेवेन्यू से चलती हैं। पिछले दिनों प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयशंकर गुप्ता ने कहा था कि हमें 40-40 पेज के जो अखबार थे उनको 15-15 अखबारों पेजों में ला करके ऐप पर हो रही हैं, जूम से हो रही हैं। हाँ सूरज जी, जी सुन सर, पा जी रहे हैं आप सर। मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। मुझे शायद म्यूट हो गया था शायद में, तो मैं सर दोहराना चाहूंगा कि हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां। हमारा सर्कुलेशन घटा है, हिंदी अखबारों का एडवर्टीजमेंट घटा है, सप्लीमेंट बंद करने पड़े हैं, नंबर ऑफ पेजेस घटे हैं, हमारे एडिशंस क्लब करने पड़ रहे हैं, कई कई जिलों को मिलाकर के एक एक एडिशन हम निकाल रहे हैं। और जो राहत है उसकी बात सरकारों से की गई है कि वो कागज पर कस्टम ड्यूटी कम करे, अखबारी कागज को सस्ता दे, अखबारों को कम से कम 2 साल के लिए इंपोर्ट ड्यूटी उस पर घटा दे, तो सरकार के ऊपर विज्ञापन का बकाया है उसका पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। प्रेस एसोसिएशन ने भी कहा था कि जो 40 पेजों के अखबारों को 15 पेजों में समेटना पड़ा है, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है, बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रिंट माध्यम है वो चूंकि डेमोक्रेसी की एक बड़ी ताकत है और ग्रास रूट पर गांव-गांव तक समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनता है। अखबारों के दफ्तर हमारे गांव-गांव तक आज चले गए हैं। हमारे ब्यूरो ऑफिस छोटे-छोटे कस्बों में हैं जहां जा करके लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि भविष्य में प्रिंट माध्यमों का जो विस्तार है वो कम होता है, वो सिकुड़ता है और ये डिजिटल की तरफ चला जाता है मीडिया, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश की जनता को भोगना पड़ सकता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में मीडिया की स्थिति बहुत ही मजबूत है। डेमोक्रेसी तभी जीवित रह सकती है जब आम आदमी की बात, जनता की बात शासन तक जा सके और शासन की बात जनता तक जा सके। इसमें हमारा प्रिंट मीडिया एक बड़े पुल के रूप में काम करता है कि पहला हिंदी अखबार जिसकी 500 प्रतियां छपती थी, जुगल किशोर जी छापते थे, वहां से कैसे हमारे हिंदी माध्यम एक बड़ी इंडस्ट्री में डेवलप हो गए आ सके, और आज इस क्राइसिस को हम फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस क्राइसिस के दौर में एम्प्लॉयमेंट का भी क्राइसिस हो सकता है मीडिया इंडस्ट्री में, लेकिन नए मित्रों को डरने की जरूरत नहीं है। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी की अहमियत बड़ी है। माध्यम बदल सकता है लेकिन हिंदी की अहमियत बड़ी है। आज सोशल मीडिया में हिंदी का जलवा है, आज पूरे इंटरनेट जर्नलिज्म में हिंदी का जलवा है, आज कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर हिंदी में तैयार हो रहे हैं। इसलिए नए साथियों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि वो सारे नए माध्यमों पर रहें, वो ट्विटर पर रहें, वो फेसबुक पर रहें, वो यूट्यूब पर रहें, वो अपने ब्लॉग बनाएं, वो लगातार लिखते रहें, जहां है जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर लिखते रहें। लिखने से उनकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उनको भविष्य के रास्ते मिलेंगे। और प्रिंट का ये जो सर्कुलेशन कम हो रहा है, जो क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, ये तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है। हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को भी जीतेंगे और बड़े पैमाने पर नए सिरे से सृजन होगा। लेकिन तकनीकी तौर पर चूंकि बहुत बड़े बदलाव इस पेशे में हो रहे हैं इस समय, अगर उन बदलावों को हम नहीं समझेंगे और तकनीकी तौर पर खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे सामने संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए खुद को बदलने का दौर है। मैं आप सबका
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सूरज जी, आपने मुझे ये मौका दिया सारे साथियों से रूबरू होने का, मैं इसके लिए आपका विशेष रूप से आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि यदि उनके पास इस संबंध में कोई प्रश्न है तो मुख्य वक्ता से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार मिश्रा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे पूरी तरह। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम ने किस प्रकार हिंदी पत्रकारिता में क्रांति लाई, साथ ही साथ जो फेक न्यूज है वो बढ़ता जा रहा है, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं हिंदी पत्रकारिता या अन्य भाषाओं की पत्रकारिता में। बहुत अच्छा सवाल आपने किया मित्र। हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम देने का काम सोशल मीडिया ने किया है। आज आप देखिए कि सारे न्यूज चैनल ट्विटर हैंडल पे हैं, सारे अखबार ट्विटर पे हैं, पूरे देश की सरकारें ट्विटर पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं। और आज सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ाने का काम सोशल मीडिया ने किया है। लेकिन एक बड़ी चुनौती वही है कि झूठ क्या है, सच क्या है, इसके बीच हम फर्क करना सीखें। इसके लिए जरूरी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। झूठी खबरें भी आएंगी, सच्ची भी आएंगी, क्योंकि अब हर सिटीजन जर्नलिस्ट है, वो कुछ भी लिख करके डाल सकता है। ये काम रीडर का है कि वो उसको क्रॉस चेक करे, फैक्ट चेक करे। फैक्ट चेक करने के लिए भी कई साइट्स इस समय चल रही हैं सोशल मीडिया में, जो फैक्ट चेक करती हैं, रियलिटी चेक करती हैं। और टेलीविजन पे भी कई शो इस तरह के चलते हैं। आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट रिसीव मत कीजिए। लेने के बाद क्रॉस चेक कीजिए, उसको देखिए कि दूसरी डिजिटल साइट्स क्या चला रही हैं, दूसरे अखबार क्या चला रहे हैं, बड़े लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, तब उसको रिसीव कीजिए। रिसीवर का चैलेंज बढ़ा है, पाठक का चैलेंज बढ़ा है। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन जितना सवाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। समय को देखते हुए कोई सवाल यदि है किन्हीं का? सर, मेरा एक सवाल था। जी बताइए। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब सब न्यूज़पेपर्स जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, सबकी एप्लीकेशन हैं, तो डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदलता जा रहा है एक तरह से, क्योंकि एक तो हम देख सकते हैं कोविड-19 चल रहा है जैसे, तो काफी लोगों ने अपना सर्कुलेशन रोक दिया है फिलहाल के लिए, ताकि वो कांटेक्ट में ना आए ज्यादा लोगों के। तो सर, आपके अकॉर्डिंग हम फ्रेशर्स हैं, हमें किस प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि एक नए पत्रकार को आप आज, पहली बात तो ये कि जिस दिन आपने पत्रकारिता में एडमिशन लिया आप उसी दिन से पत्रकार हो गए, ये मान के चलिए। अगर आप ये मान के नहीं चलेंगे तो जब आप कोर्स करके बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना। आज से ही पत्रकार की तरह बिहेव कीजिए और आज से ही ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाइए। ट्विटर पर देश की सरकारें हैं, सारे हाई प्रोफाइल लोग ट्विटर हैंडल्स पर हैं, सबको फॉलो कीजिए और देखिए कि वो क्या ट्वीट करते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका तो तरीका क्या है। आप उस पर लगातार बने रहिए। आप फेसबुक पर रहिए, फेसबुक पर आप अपने लाइव वीडियो बना के डाल सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आप लगातार लिख सकते हैं। बड़े लोगों को फॉलो कीजिए, शहर के लोगों को फॉलो कीजिए और लगातार उनकी कमेंट्स कीजिए, उनके वाल पर जाकर के शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर निश्चित तौर पर रहिए। आज से ही अपना एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट कीजिए, यूट्यूब पर रहिए। जो वीडियो आप बनाते हैं फील्ड में, जो भी देखते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत क्वालिटी हो, नहीं आएगी क्वालिटी। जब आप बनाएंगे शुरू में और डालना शुरू करेंगे वीडियो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप सीखते चले जाएंगे। फैकल्टी मेंबर्स आपको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब भी एक बड़ा टीचर के तौर पर उभरा है इस समय। यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप डाल करके वहां सीख सकते हैं। कैसे फेसबुक पर अकाउंट बनाएं, कैसे उसको डील करें, पेज कैसे बनाएं, ये वहां आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, वहां पे मिलेगा आपको। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निश्चित तौर पर रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर सोनाक्षी शर्मा मैम से अनुरोध करता हूं कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। सोनाक्षी शर्मा मैडम जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज के अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र राणा जी का
हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए समय निकाला और अपने व्यूज जो हैं इस टॉपिक पर वो हम सबके समक्ष रखे। साथ ही मैं विद्या नॉलेज पार्क के मैनेजमेंट व विभाग की निदेशिका डॉक्टर रीमा वार्ष्णेय मैम और विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता भाटिया मैम का भी तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया और साथ में अपने सह अध्यापक सूरजदेव प्रसाद जी और अविनाश कुमार जी का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और उसके साथ ही जिनके बिना ये वेबिनार अधूरा रहता, मेरे तीनों साल के छात्र छात्राएं यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस संगोष्ठी को बहुत अच्छे से सुना। और उन लोगों का भी हृदय से आभार जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और चूंकि बीच में एक तकनीकी डिस्टर्बेंस आ गया तो हो सकता है कि मेरे बात रखने में कुछ दिक्कत रही हो। नहीं, पूरी बात आ गई सर, पूरी बात आ गई। और अंत में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक बार पुनः सभी को हार्दिक बधाई के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। हम लोग फिर दोबारा इसी तरह के किसी वेब संगोष्ठी में मुलाकात होगी हम लोगों की, और इस परिचर्चा को हम लोग आगे भी जारी रख सकते हैं। जय हिंद।